हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और नहीं है तो अब अच्छे हो जाइए। सो बायोमोलिक्यूल क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स। उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस टेबल पर। व्हाट दिस टेबल शो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा 70 से 90% क्या है? वाटर। वो एक्चुअली क्या है? फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन वाटर। और यही वजह है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर। और जितनी भी रिएक्शंस है हमारी बॉडी में वो एक्वस एनवायरनमेंट में हो रही हैं। एंड वाटर इज एक्टिंग एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इज नेसेसरी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में है दैट इज प्रोटीन। 10 to 15% of cellular mass is protein. Protein are actually structural component of cell. बहुत डिटेल से हमने अर्लियर वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। कार्बोहाइड्रेट 3% है। कैसे याद रखेंगे? ए बी सी, सी इज द थर्ड अल्फाबेट और यहाँ से आपको रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है? 3%। लिपिड के लिए रखेंगे, लिपिड 2% है। न्यूक्लिक एसिड्स आर 5 to 7%। आयंस, आयंस में अगेन याद रखेंगे आई। आई जो है, आई का मतलब एक सिंबल बनाएंगे, एक आयंस मतलब 1%। 1% आयंस है, न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%, लिपिड्स है 2%। Now, if we want to extract different kind of organic substance from a living tissue, what will be the process? सबसे पहले वॉट एवर लिविंग टिश्यू इज, मान लीजिए आपके पास कोई लीफ है या एनिमल के केस में सपोज आपके पास लीवर का पीस है, किडनी का पीस है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे। So first, whatever living tissue you are having, whether it is from plant, animal, fungi, सबसे पहले हम उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम उसे फिल्टर करेंगे थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। फिल्टर करने के बाद क्या होगा कि जो भी बायोमोलिक्यूल एसिड में सोल्यूबल हैं वो तो फिल्टर होकर नीचे आपकी टेस्ट ट्यूब या बीकर में आ जाएंगे। जो भी आपने लिया है उसे हम कहेंगे फिल्टरेट। और जो एसिड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं जिनका साइज बड़ा है, जो कॉटन या चीज क्लॉथ को क्रॉस नहीं कर सकते, वो कॉटन और चीज क्लॉथ के ऊपर रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे रिटेंटेट। रिटेंशन से याद रख सकते हैं। रिटेंशन का मतलब रुकना या किसी पर्टिकुलर जगह पर अरेस्ट हो जाना, दैट इज रिटेंशन। सो लिविंग टिश्यू को सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। अब उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की जो आपकी स्लरी बनी है, जो पेस्ट बना है, उसको आप छानेंगे चीज क्लॉथ या फाइन क्लॉथ से, तो आपको दो कंपोनेंट मिलेंगी, वो सब्सटेंस जो एसिड सोल्यूबल हैं और चीज या फिल्टर क्लॉथ जो है कॉटन क्लॉथ को क्रॉस करके कहाँ आ गए हैं? नीचे बीकर या जो भी यूटेंसिल आपने लिया है वहाँ, तो वो तो कहलाएगा फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया है, कॉटन या चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया, उसको हम क्या कहेंगे? रिटेंटेट। So filtrate is acid soluble pool, and in acid soluble pool you will be having different type of micromolecules. Micromolecules means वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन्स है, 18 से 800 डाल्टन की रेंज में होना चाहिए। कहाँ मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल पूल में। तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, एसिड सोल्यूबल पूल में आपको क्या मिलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन्स है। और इसमें क्या होंगे? मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? सो large number of compounds are found in micromolecule. बेटर है आप मैक्रोमोलिक्यूल लर्न करें। मैक्रोमोलिक्यूल के बाद जो कुछ भी बच गया है सेल के अंदर, वो सब आपको कहाँ मिलेगा? एसिड सोल्यूबल पूल में। तो एसिड सोल्यूबल पूल में आपको माइक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन होगा। एसिड इनसोल्यूबल पूल में यू आर हैविंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा।
मैक्रोमोलिक्यूल किसको कह रहे हैं? जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में हमने इसको यहाँ पर लिखा तो है, बट लिपिड जो हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कह रहे हैं? जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के लिए ये बात लागू होती है। लेकिन अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम है। तो वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हुए? माइक्रोमोलिक्यूल। बट लिपिड आपको कहाँ मिलेंगे? एसिड इनसोल्यूबल पूल में। लिपिड कहाँ मिलेंगे? एसिड इनसोल्यूबल पूल में। एसिड इनसोल्यूबल पूल कंटेन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। इन चार को छोड़कर व्हाट एवर बायोमोलिक्यूल्स आर देयर, उन सबको हम क्या कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखें, पॉलीसेकेराइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें, लिपिड आर नॉट पॉलीमर, लिपिड आर नॉट पॉलीमर। एसिड इनसोल्यूबल पूल में ऑल आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस एक्सेप्ट लिपिड। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम है और माइक्रोमोलिक्यूल की जो है कैटेगरी में है, सो व्हाई दे अपीयर इन एसिड इनसोल्यूबल पूल? द रीजन इज कि जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, जब हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स आर देयर। और हमने पढ़ा है कि जो फोस्फोलिपिड है उसमें मेजर पार्ट हाइड्रोफोबिक है। तो जब हम उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे, तो जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वेसिकल्स, and these vesicles are quite large in size and they cannot pass through cheese or cotton cloth. So lipid का molecular weight 800 डाल्टन से कम है। तो इस हिसाब से लिपिड क्या हुए? माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन लिपिड सेपरेट आउट कौन से फ्रैक्शन में होंगे? एसिड इनसोल्यूबल पूल में। व्हाई? बिकॉज लिपिड आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, और जब हम टिश्यू को ग्राइंड करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल vesicles, and these vesicles are quite large in size and they cannot cross the cell membrane. So that's why lipid appear in acid insoluble pool. दूसरा आपको हर वक्त याद रखना है कि चार जो मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं, अपने जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, या सॉरी नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, चार जो बायोमोलिक्यूल है मेन, उनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है? Lipid are not polymeric. Carbohydrate, proteins and nucleic acid are polymeric. So this is the method by which different substance can be extracted. और बाद में जैसे ये आपको बहुत सारा जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स आपको एसिड के अंदर डिजोल्व मिलेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनसे हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है। इनमें भी बहुत अलग अलग टाइप की हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी में भी देखें तो गैस क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स आर देयर। सेंट्रीफ्यूगेशन है, उससे भी हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो आपको याद रखना है एसिड सोल्यूबल पूल में क्या होगा, एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्या होगा। बेटर है आप लर्न करें। एसिड इनसोल्यूबल पूल में होगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। जो भी बचा वो कहाँ होगा? एसिड इनसोल्यूबल पूल में, सॉरी एसिड सोल्यूबल पूल में। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल एसिड इनसोल्यूबल पूल में। जो भी बचा वो सब कहाँ मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल पूल में। एक पॉइंट हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। लिपिड नो डाउट माइक्रोमोलिक्यूल है, बट वो किसके साथ अपीयर होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, एसिड इनसोल्यूबल पूल में सेपरेट आउट होंगे। Now moving on to extraction of inorganic substance. Now what this type of experiment is? This is destructive experiment.
कैसे कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को? इट्स वेरी इजी। वॉट एवर लिविंग टिश्यू इज़ देयर, सबसे पहले हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसको वे करेंगे, तो ये हमारा ड्राई वेट कहलाएगा। लिविंग टिश्यू को हम दो तरीके से वे कर सकते हैं, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। फ्रेश वेट वो होता है जैसे ही आपने लीफ को प्लक किया और उसको वे किया, दैट इज़ फ्रेश वेट, और उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? वाटर। ड्राई वेट जैसा कि नाम है, पहले हम टिश्यू को ड्राई करेंगे उसके बाद वे करेंगे, तो ड्राई वेट हमें एग्जैक्ट आइडिया देगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है। तो सबसे पहले हम टिश्यू को ड्राई करेंगे, उसके बाद टिश्यू को बर्न करेंगे। तो बर्न करने से क्या होगा? जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे और CO2 एंड वाटर वेपर्स रिलीज करेंगे, और जो बच गया है उसे हम कहेंगे राख, दैट इज ऐश। एंड ऐश इज ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फोस्फेट। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, सल्फेट एंड फोस्फेट ऑल्सो अपीयर इन एसिड सोल्यूबल पूल। बुक की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स से वीडियो को देख रहे हैं और जो 11-12 से कंसर्न्ड है या नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इन वेरी प्रिसाइज मैनर। आपके जो माइंड में अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर होनी चाहिए, ताकि जब ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सके टू सोल्व द क्वेश्चंस। सल्फेट एंड फोस्फेट अपीयर इन एसिड सोल्यूबल पूल। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक अलग होती है, अप्रोच अलग होती है। यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन सब्जेक्टिव एग्जाम इफ यू आर हैविंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड इफ यू आर हैविंग जिस्ट ऑफ द टॉपिक, मतलब आपके पास सार है, मेन पॉइंट्स है, उनको आपने लिख दिया, आप अच्छे हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन की एबिलिटी अच्छा है, एक लाइन को आप 4 लाइन में करके लिख सकते हैं, तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सटीक आंसर, कि अगर हम पूछें कि ये चीज़ कहाँ है तो वो ही आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आइडिया लगा रहे कि ऐसा ऐसा होता होगा, ऐसा ऐसा होता होगा, तो यहाँ पर या तो मार्क्स मिलेंगे या मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स इन ए वेरी जो है कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो मूविंग ऑन टू दिस टेबल इज अगेन फ्रॉम NCERT, एंड व्हाट दिस टेबल शो दैट यू हैव टू कंपेयर कि हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बॉडी में ये प्रेजेंट है कौन? CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा अगर हम 90% से भी ज़्यादा देखें तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा किसका प्रपोर्शन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। ये देखो यहाँ से, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में आपको लर्न करना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में है। अर्थ क्रस्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 27.7% है, जबकि अपनी बॉडी में ये नेग्लेजिबल अमाउंट में है। सो ये आपको लर्न होना चाहिए। प्रोपोर्शन देखें हम, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज वेरी लिटल, 3.3% है बॉडी में, लेकिन एटमॉस्फेयर में इट इज़ वेरी, अर्थ क्रस्ट में स्पेशली, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 70% नाइट्रोजन ही है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में इट इज़ वेरी लेस. So that's a idea that how the percent weight of different elements vary in earth crust and human body. Here we will discuss one more very interesting concept, primary and secondary metabolite. Metabolite means, जो word है metabolite, that is related with metabolism. Metabolism means sum total of reactions taking place inside body of organism. There are two type of metabolic activities. One is catabolism, anabolism. Catabolism means complex is broken down into simple substances, and anabolism means simpler substance combined together to form complex substances. बहुत सारी reactions हम पीछे के videos में पढ़ चुके हैं. Different type of metabolic reactions are taking place every time inside body of the organism. अब दो तरह के मेटाबोलाइट हैं. एक वो मेटाबोलाइट है जो बेसिक फंक्शंस में इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट. इन सब के फंक्शन हमें अच्छे से मालूम है, वेल डिफाइंड फंक्शन है, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द फंक्शन. इसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व है.
प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी फिजियोलॉजी में, रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बराबर काम आते हैं। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होने के दौरान ही प्लांट्स अलग अलग तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका डायरेक्ट प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द प्लांट। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं जिनका हमें फंक्शन नहीं मालूम कि वो प्लांट को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं जिनका हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। और आज की डेट में देखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्रियल सेटअप है, जहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके से उनका यूज़ करने के लिए। सो आई होप द फर्स्ट टर्म इज क्लियर। प्राइमरी मतलब जो बेसिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जितने भी बेसिक प्रोसेस है, जैसे प्लांट्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एसेंटोप्स है, वाटर और फूड का जो मूवमेंट है, सो उनके अंदर जो इन्वॉल्व हैं उनको तो हम कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वेरी मच एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पॉइजनस नहीं है ये, और ये सब्सटेंसेस ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ के दौरान प्रोड्यूस होंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा वैसे वैसे ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो प्रोड्यूस होते जाएंगे, और इनका प्रोडक्शन पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ मैच करेगा। जैसे अगर हम बात करें कल्चर मीडियम में कोई फंजाई है, वो कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो जैसे जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट, सॉरी नॉट सेकेंडरी, कल्चर मीडियम में कोई भी सेल है या फंजाई है, तो जैसे जैसे फंजाई का नंबर इंक्रीज होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, लिपिड बढ़ेगा, न्यूक्लिक एसिड बढ़ेगा, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो सेल की ग्रोथ के साथ मैच होगा। एग्जाम्पल इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जितना भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, वेल डिफाइंड फंक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान सम अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड, जिनका हमें अभी डायरेक्ट रोल नहीं मालूम कि वो प्लांट को क्या बेनिफिट दे रहे हैं और क्यों बने हैं। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो पर्टिकुलर फेज के दौरान सिंथेसाइज होंगे, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ होगी या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ फेज होगी उसके साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन फास्ट होगा। ये एक्चुअली स्टेशनरी फेज के दौरान बनते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने ग्रोथ फेज पढ़ा था, दैट इज एस शेप्ड ग्रोथ फेज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे। तो कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो स्टेशनरी फेज के दौरान प्रोड्यूस होंगे। ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म के पास कोई पर्टिकुलर अनफेवरेबल कंडीशन है, उसका एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है। जैसे कल्चर में अगर फूड की सप्लाई कम हो रही है तो उस दौरान वो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेंगे जो उनको सर्वाइवल बेनिफिट दे रहे हैं, राइट। सो बेसिक जो प्रोसेसेस हैं उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन प्लांट्स को वो इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे ये हम आगे पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्लांट उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सके। जैसे पिगमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि पोलिनेशन हो या सीड का डिस्पर्सल हो। इसी तरह कुछ प्लांट टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, वो टॉक्सिन वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। तो एज सच प्लांट को कोई बेनिफिट हार्म नहीं है, लेकिन जो एनिमल उनके ऊपर फीड करेगा उसको वो हार्म करेंगे। तो यही वजह है कि वो प्लांट्स एनिमल्स के अटैक से बच जाते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरी के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, आगे हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले याद रखना है कि जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको तो हम कहेंगे प्राइमरी, और इस जो है
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जिनका फंक्शन हमें नहीं मालूम और जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट. Here we will discuss some more difference between primary and secondary metabolite. प्राइमरी मेटाबोलाइट, जस्ट रिपीट जो कुछ पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी, लाइक इंट्रिंसिक फंक्शंस हैं प्लांट्स में. अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड. एनिमल्स में देखें तो डाइजेशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक जो फिजियोलॉजी है उसको कंट्रोल करेंगे. They are directly involved in growth, development and reproduction, and they are formed during growth phase. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी और उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो इजी है. सेम इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हैं. दे आर पार्ट ऑफ बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन है, जो जेनेटिक मटीरियल है दैट इज डीएनए. इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो दीज जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट. जैसे एल्कलॉइड हम पढ़ेंगे तो एल्कलॉइड्स जो हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स. इसी तरह टर्पीन्स हैं. टर्पीन्स जो हैं, टर्पीन्स हम पीछे लिपिड में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे. टर्पीन्स जो हैं वो एसेंशियल ऑयल के कंपोनेंट हैं. आइसोप्रीन का डेरिवेटिव है. सभी टर्पीन्स में आइसोप्रीन यूनिट मिलेगी. इकोलॉजिकल फंक्शन इनका रहेगा, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजर्स और एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ के दौरान बनेंगे. इसके अलावा ये जो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और इनका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है और यूनिक होंगे. अलग अलग तरह की जो प्लांट स्पीसीज हैं वो अलग अलग तरह की सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर अगर हम देखें एक एग्जाम्पल जो इजीली आप कैच कर पाएंगे, स्पाइसेस, मसाले. डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस जो हैं दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. जो स्पाइसेस हैं दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट और ह्यूमन ने उनको अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है. प्लांट्स में वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं. कुछ के फंक्शंस हमें मालूम है, कुछ के हमें नहीं मालूम है. जैसे हल्दी है, वो हल्दी को हम करक्यूमिन जो है प्लांट है जिससे मिलती है हमें, और टर्मरिक उसको हम कलरिंग एजेंट भी यूज करते हैं. उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है. कहीं चोट लग जाती है तो भी अपने यहाँ हल्दी लगाने का जो है ट्रेंड है. दे आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेल मेम्ब्रेन है या ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेली उनका बेसिक पार्ट नहीं होते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर इज पिगमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, मैनी मोर एग्जांपल आर देयर. लिस्ट बहुत लंबी है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. यस, here is the list of some secondary metabolites और आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चंस आए भी हैं. तो सबसे पहली कैटेगरी है पिगमेंट्स. पिगमेंट्स का मतलब वो सब्सटेंसेस जो कलर प्रोवाइड करते हैं. कैरोटीनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, कलर प्रोवाइड करता है. और एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, पर्पल कलर का होता है, गिव पर्पल कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एल्कलॉइड ही हम नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए. एल्कलॉइड्स में एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कॉडीन. मेडिसिनल प्रॉपर्टी है मॉर्फिन एंड कॉडीन की. टर्पिनॉइड्स ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. हमने वर्ड यूज़ किया था टर्पीन. टर्पीन क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, लेकिन टर्पिनॉइड्स ऑक्सीजन डेरिवेटिव है. अगर हम ऑक्सीजन अटैच कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? टर्पिनॉइड. मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स. टर्पीन्स जो हैं दे आर कंपोनेंट ऑफ जिबरलिन है या एसेंशियल ऑयल है, उनका भी कंपोनेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल इज एसेंशियल ऑयल. एसेंशियल ऑयल यहाँ पर वर्ड एसेंस से बना है. एसेंस का मतलब स्मेल, फ्रेग्रेंस. तो लेमन ग्रास ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल ऑयल. उसके अलावा हमने कुछ और एग्जांपल भी पीछे पढ़े हैं, दैट इज मेंथल जो मिंट से मिलेगा, लाइमोनिन जो लेमन में है, पाइनिन. इसके अलावा टॉक्सिन. टॉक्सिन का मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, एब्रिन, रिसिन, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे. लेक्टिन, वन सच लेक्टिन इज कैनेबेलिन ए.
ड्रग्स हैं विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, करक्यूमिन अभी हम बात कर रहे थे हल्दी से मिलती है। विनब्लास्टिन जो है एंटी कैंसर ड्रग है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स, सेलुलोज, सेलुलोज को हम पढ़ चुके हैं कि सेलुलोज का यूज़ कहाँ कहाँ है और किस तरीके से प्लांट को बेनिफिट देता है। इसके अलावा स्पाइसेस हैं, एंटीबायोटिक्स है, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। अब ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट ही प्रोड्यूस करेंगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया। सेंस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम्स आर देयर। फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स भी क्या हैं, कलरिंग सब्सटेंसेस हैं जो पिगमेंट हैं, ये कलर प्रोवाइड करने के साथ साथ इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे टी के अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है, ग्रीन टी नाम सुना है। फ्लेवोनॉइड्स उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड कीप आवर सेल्फ यंग। सो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। टेबल आपको अच्छे से याद हो, कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस कैटेगरी का एग्जाम्पल। वेरी फर्स्ट इन द कैटेगरी वी विल डिस्कस पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ कलर। फ्लावर्स में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि पोलिनेशन हो सके। और अगर फ्रूट्स कलरफुल हैं तो वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि फ्रूट्स वो जो एनिमल्स हैं उनको द्वारा खाए जाएं। और अब होगा क्या कि जो सीड्स हैं दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फीकल मैटर के थ्रू, जो सीड्स हैं दे आर रिलीज्ड आउटसाइड। और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इन दिस वे सीड्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। इसके अलावा जैसे पिगमेंट्स में हम बात करें, दो एग्जाम्पल हमने लिए थे, कैरोटीनॉइड्स और वन मोर एग्जाम्पल एंथोसाइनिन। सो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और साथ में जो है प्लांट्स को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पिगमेंट कलर प्रोवाइड करने के साथ साथ यूवी रेज से प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या हैं? These are the chemical substance which are produced by a particular microorganisms। एक particular microorganism कुछ chemical substance को produce करता है जो दूसरे microbe को अपने आसपास survive नहीं करने देते हैं, तो उनको हम कहेंगे antibiotics। एंटी का मतलब होता है opposite, bio means life, life के against means एक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, दैट इज एंटीबायोटिक्स। अब अगर वर्ड देखें एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लिविंग, लेकिन हमारे लिए एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट नहीं है। हम आज बहुत सारी डिजीज पर कंट्रोल कर पाए हैं थैंक्स टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई दैट इज पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो पीछे की स्लाइड में हमने बात की कि कौन सी फेज के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेंगे। लेट अस रिकैपिचुलेट, हालांकि चैप्टर 1 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये है ग्रोथ फेज जिसमें 4 फेजेस हैं। लैग फेज, दिस इज फेज ऑफ स्लो ग्रोथ। लॉग फेज, दिस इज फेज ऑफ फास्ट ग्रोथ, बहुत जल्दी ग्रोथ है। देखो यहाँ ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। उसके बाद ये जो बीच में यहाँ इन्होंने शो नहीं किया है, दिस इज एक्चुअली फेज ऑफ डेसिलरेशन। ग्रोथ इज देयर बट ग्रोथ रेट पहले से थोड़ा कम हो गई है। और ये स्टेशनरी फेज है जहां पर ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट क्या हो गई है, सेम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिवीजन नहीं है, नो, डिवीजन इज देयर बट नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ क्या हो गए हैं, बराबर। अब ये देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ा, ये देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ी और अब क्या हो गई है, कांस्टेंट। यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट ग्रोथ रेट के पैरेलल चलेंगे, थ्रू आउट द ग्रोथ कर्व वो प्रोड्यूस होते रहेंगे और धीरे धीरे इनका जो अमाउंट है वो ग्रोथ फेज में क्या होगा, इंक्रीज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन देखो, यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कम है, लेकिन जैसे स्टेशनरी फेज शुरू हुई, स्टेशनरी फेज इज एक्चुअली फेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। अगर ये टिश्यू कल्चर है तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो वेसल है उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो गया है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे डिप्लीट होने लग रहे हैं। अब क्या होगा, सम ऑफ द सेल्स विल प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ध्यान रहे, जिनमें एबिलिटी है, ऑल इज जेनेटिक। कौन?
पेनिसिलिन सिक्रीट करेगा, ये पेनिसिलियम का फीचर है। कौन कैसा कलर रखेगा वो उस प्लांट का फीचर है। ऑल दिस इज ब्यूटी ऑफ जीन्स। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली स्ट्रेस फेज में होगा। जो स्टेशनरी फेज है दैट इज स्ट्रेस फेज, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, फिलहाल तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, बराबर है, लेकिन अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा कि बर्थ रेट सेम रहेगा लेकिन डेथ रेट जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो पॉपुलेशन का साइज धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि डिफरेंट कैटेगरीज के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। कुछ 10-12 टाइप्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंड माय डियर स्टूडेंट लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। अब इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ह्यूमन के लिए भी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। अब अगर हम प्लांट्स को रेज करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो सालों लगेंगे उसमें, और एक प्लांट से जो हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलेगा उसके अमाउंट बहुत कम है थैंक्स टू टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या है, किसी भी सेल को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना, और यहाँ पर ध्यान रहे सेल की जो ग्रोथ है वो हमेशा लॉग फेज में रहेगी। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड, कोई कमी नहीं है, तो मैक्सिमम रेट से रिप्रोडक्शन होगा मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस में। तो दीज सेल्स विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हालांकि इतना इजी नहीं है, हमें वो प्लांट सोर्स देखना है जिससे हमें वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करना है। उस फेज को भी देखना है कि कौन सी फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होगा। अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोड्यूस करेगी या कुछ केसेस में डिफरेंशिएटेड सेल प्रोड्यूस करेगी। तो कुछ इसमें साइंटिफिक प्रिपरेशंस हैं, बट वंस ए स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड उसके बाद आउटकम इज वेरी गुड। बहुत कम टाइम में लेबोरेटरी के अंदर ही लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ड्रग्स के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टैक्सल जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है, विनब्लास्टिन भी एंटी कैंसर ड्रग है। इसके अलावा कुनीन अगर हम देखें मलेरिया को प्रिवेंट करती है, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो अगर हम इन ड्रग्स को प्लांट से सीधे एक्सट्रैक्ट ना करके एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू कि उन पर्टिकुलर सेल्स को हम कल्चर करें, तो इनको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट थ्रू टिश्यू कल्चर। सो उससे क्या होगा कि ह्यूमन को जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलेगा और एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। One more important class of secondary metabolite is alkaloid. Alkaloid are nitrogen containing secondary metabolite which are derived from amino acids. Alkaloids में अगर हम एग्जाम्पल देखें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटिन, कैफीन, आपने आई थिंक कुछ सुने होंगे, आई होप। कैफीन कॉफ़ी में है, कोकोआ सीड के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह निकोटिन जो है वो टोबैको प्लांट में प्रेजेंट होता है। कोडीन एक एल्कलॉइड है जो हमें मिलता है पॉपी प्लांट से। मॉर्फिन इज एन ऑल्सो एल्कलॉइड जो हमें पॉपी प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनिफेरम। तो जो मॉर्फिन है, निकोटिन है, कैफीन है, ये सब क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। जो भी प्लांट्स जो हैं फूड हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का। तो प्लांट्स क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव। तो हर्बीवोर का हम जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं प्लांट्स पर, और हमेशा प्लांट्स को एक सर्वाइवल रिस्क रहता है कि वो आगे ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कुछ प्लांट्स में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स आर देयर, और ये जो एल्कलॉइड्स हैं दे आर नॉट गुड इन टेस्ट, और इनकी वजह से जो एनिमल्स हैं या जो इस तरह के जो स्मॉल, मान लीजिए आप जैसे यहाँ पर इंसेक्ट को शो किया हुआ है, इंसेक्ट हैं या बड़े एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो इन्हें ईट नहीं कर पाते हैं। एंड विद द रिजल्ट ये जो प्लांट्स हैं वो इन एनिमल्स के अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं। कुनीन भी एक एल्कलॉइड है जो एंटी मलेरियल ड्रग है। कुनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ चिनकोना प्लांट। इसको मैंने मेडिसिनल ड्रग्स की कैटेगरी में मेंशन किया है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। कुनीन इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ
ऑफ चिनकोना प्लांट। इसके अलावा देखो ये नेचुरली प्लांट में मिल रहे हैं, प्लांट को क्या बेनिफिट है, ये हेल्प कर रहे हैं प्लांट को टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। लेकिन ह्यूमन ने इनका भी अपने लिए यूज निकाल लिया है। जैसे अगर हम मॉर्फिन या कोडीन की बात करें तो मॉर्फिन जो है पेन किलर है, कोडीन कफ सिरप के अंदर होता है, ये भी जो है जो ब्रोंकियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है कफ के दौरान, जो पेनफुल सिचुएशन होती है उसमें हेल्प करता है। सो मॉर्फिन एंड कोडीन दोनों ही मेडिसिन हैं विचार जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको उनको ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है, स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए दी जाती है। मॉर्फिन पेन किलर है तो जिन पर्सन में सर्जरी हुई होती है उनको भी दी जाती है। इसी तरह निकोटिन अगर हम देखें, क्योंकि निकोटिन का काम क्या है कि इंसेक्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आज की डेट में क्या है कि एज ए पेस्टिसाइड भी निकोटिन का यूज कर रहे हैं। ये निकोटिन को हम स्प्रे करेंगे, सो इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो निकोटिन जिनके लिए हार्मफुल है उनकी क्या हो जाएगी डेथ, या वो उन प्लांट्स पर फीड नहीं करेंगे। ह्यूमन ने भी निकोटिन का यूज किया है जैसे सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट को छुड़वाने के लिए, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग जो है ये एडिक्टिव नेचर होता है, इनमें टोबैको प्रेजेंट है दैट इज एडिक्टिव इन नेचर। तो उस केस में क्या होता है कि इस तरीके से सिगरेट को डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें टोबैको का जो अमाउंट है वो डे बाय डे कम होता चला जाएगा। जैसे अब एक पैक के अंदर जो भी सिगरेट है, नंबर 1 डे में निकोटिन का अमाउंट ज़्यादा होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि निकोटिन का अमाउंट कम होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो पर्सन इनको लेने का आदी है वो एकदम से अगर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ नहीं सकता है, और सजेशन भी है कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम जो जिस चीज़ के आप आदी हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, बॉडी को उसकी डिमांड है, तो अगर आप एकदम से उसको छोड़ते हैं, उस आदत को क्विट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी में विड्रावल सिम्टम्स होंगे, और विड्रावल सिम्टम्स कई बार इतने जो है ब्रॉड लेवल पर होंगे और वो लाइफ रिस्की भी हो सकते हैं, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग के साथ साथ आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है कि तो यहाँ पर निकोटिन कंट्रोल्ड मैनर में धीरे धीरे देंगे, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कहीं ना कहीं यूजर को कि यस आई एम यूजिंग दिस और अब मुझे अच्छा फील होना चाहिए, तो उससे धीरे धीरे आदत जो है वो छूट जाती है। कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट का काम भी करता है। तो अगर नेचुरल यूज देखें तो प्लांट्स में इनका यूज है कि ये इनको हर्बीवोर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यूज देखें तो इसके हम भी यूज कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड भी यूज हो रहा है। कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट का काम करता है, मॉर्फिन पेन किलर है, इसी तरह क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग्स है। और जो एल्कलॉइड्स हैं वो मेनली लेग्यूमिनोसी फैमिली में है। अब लेग्यूमिनोसी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी फैमिली इज ए पल्स फैमिली। जितनी भी तरह की दालें हैं, बीन्स हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, वो सब कौन सी फैमिली में आते हैं? लेग्यूमिनोसी फैमिली में आते हैं। तो उसमें आपको क्या मिलेंगे? एल्कलॉइड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, टॉक्सिन। टॉक्सिन में हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं एज पर बुक, वन इज एब्रिन, वन इज रीसिन। सबसे पहले हम रीसिन से स्टार्ट करते हैं। रीसिन इज एक्चुअली टॉक्सिन है जो हमें कैस्टर बीन से मिलेगा। कैस्टर हम कहते हैं बेटा अरंड को, रिसिनस प्लांट का नाम है। अरंड आई थिंक आपको प्लांट का नाम नहीं मालूम होगा, इसमें आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द प्लांट, और वो आपको प्लांट दिखा भी सकते हैं। बहुत ही बैड स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है प्लांट की, और इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल उसको हम कहेंगे कांटे कांटे होते हैं, और वहाँ से जब आप सीड निकालेंगे बेटा तो वो सीड आपको राजमा बीन्स के जैसे दिखाई देंगे। सो कैस्टर बीन्स में आपको पॉइजन मिलता है, कौन सा? रिसिन। नेचुरली आपको कैस्टर बीन में मिलेगा। इसी तरह जो कैलोट्रॉपिस है, कैलोट्रॉपिस हम कह रहे हैं आक का पौधा जो है, आकड़ा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं उस प्लांट को ईट नहीं करते। कि क्यों? क्योंकि उस प्लांट के अंदर एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो उस प्लांट को ईट नहीं करते।
डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, फॉक्सग्लो प्लांट्स है जिसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। डिजिटॉक्सिन, इसकी वजह से भी इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी हर्बीवोर्स, क्योंकि प्लांट को सबसे ज़्यादा जो है खतरा किससे है, हर्बीवोर से है। बीइंग इमोबाइल, दे आर नॉट एबल टू मूव, तो बेचारों को सरेंडर ही करना पड़ता है। लेकिन थैंक्स टू दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिनकी वजह से ये बहुत सारे एनिमल से अपने आप को बचा पा रहे हैं। अब बहुत सारे का मतलब अब आपको ये सोचना है कि कैलोट्रोपिस को मैंने कहा कि ज़्यादातर एनिमल नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाता, कुछ ऐसे ज़रूर होंगे, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या माइक्रोब्स होंगे जो इन प्लांट्स पे बराबर फीड कर सकते हैं और उनको कोई भी लॉस नहीं है। दिस ऑल डिपेंड ऑन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो डिसटेस्टफुल है, क्यों? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर एक पॉइजन होता है और सरप्राइजिंगली ये पॉइजन वो लार्वल स्टेज में इकट्ठा करती है। इसका जो लार्वा है बटरफ्लाई का, उसको हम कहेंगे कैटरपिलर। ये कैटरपिलर एक प्लांट पर फीड करता है जो कैलोट्रोपिस के जैसा है, एस्कल्पियाज, उसमें भी वाइट लेटेक्स प्रेजेंट होता है। तो जब वो कैटरपिलर इस प्लांट पर फीड करता है तो क्या होगा कि वो जो टॉक्सिन है वो इसकी बॉडी में अकुमुलेट होता रहता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि कैटरपिलर को उस टॉक्सिन से कोई भी डैमेज नहीं है, वो उसके लिए टॉक्सिन नहीं है और वो उसकी बॉडी में स्टोर होता जाता है। लेकिन जब बटरफ्लाई को, उसका जो बटरफ्लाई का प्रीडेटर है दैट इज बर्ड, बटरफ्लाई का जो शिकार है वो कौन करता है, एक बर्ड करता है। तो वो बर्ड उस केमिकल की वजह से उसको ईट नहीं करता। मान लीजिए एक बार उसको ईट किया होगा तो वो लगा कि अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो अगली बार कभी भी वो बर्ड मोनार्क बटरफ्लाई पे अटैक नहीं करेगा। और इस वजह से ये जो बटरफ्लाई है वो किससे बच जाती है, प्रीडेटर से। इसी तरह प्लांट्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू मूव, लगातार इन पर प्रेशर बना हुआ है कि हार्बीवोर्स इनको खा रहे हैं। तो ऐसे में थैंक्स टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिनकी वजह से दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्बीवोर्स। एब्रिन भी एक नेचुरल पॉइजन है जो रोजरी पी या जैक्विटी पी से आपको मिलेगा। लेग्यूमिनोसी फैमिली का मेंबर है और इसको भी हमने अपने यूज़ में ले लिया है, मेडिकल रिसर्च में इसे हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ हैविंग पोटेंशियल टू ट्रीट कैंसर सेल्स। अब अगर हम इस पॉइंट पर बायोडाइवर्सिटी को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारे पास वास्ट बायोडाइवर्सिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च उस बायोडाइवर्सिटी को जानने में, उनके केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने में और उन केमिकल्स के यूज करने में होना चाहिए। लेकिन हम जो हैं इस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है और बल्कि हम उनको डिग्रेड कर रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी स्पीसीज़ बिना नाम जाने ही क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अब आप यहाँ समझ के देखिए कि कोई एक ऐसा प्लांट है जिसका अभी तक हमें नहीं मालूम और उससे हम एड्स या कैंसर जैसी डिजीज़ ठीक कर सकते हैं, या जैसे अभी कोरोना वायरस है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक उस प्रॉपर्टी का मालूम ही नहीं है, तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बायोडाइवर्सिटी, और ताकि हम उस बायोडाइवर्सिटी का ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए या ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए यूज कर सके। तो टॉक्सिन में दो ही एग्जाम्पल हैं, एब्रिन एंड रिसिन। उसके अलावा एक हमने लिया डिजिटॉक्सिन एंड वन इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कमिंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में एग्जाम्पल है कनकैनेवैलिन ए। दिस इज अगेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जैक बीन, अगेन मीन्स बिलोंगिंग टू फैमिली फेबेसी। जो पल्स फैमिली है उसको हम कह रहे हैं फेबेसी, जैक बीन से मिलता है। इट इज़ ए माइटोजन। माइटोजन मीन्स प्लांट विच स्टिमुलेट mitosis. So cancanevalin A is a lectin which stimulate plant which stimulate mitosis. प्लांट से मिलता है हमें फ्लेवोनॉइड्स। अभी हम बात कर रहे थे पीछे फ्लेवोनॉइड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे सीट्रस फ्रूट्स में। सीट्रस फ्रूट्स मीन्स वो फ्रूट जो खट्टे हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, माल्टा है, कीनू है, टी के अंदर मिलेंगे। एप्पल, लेग्यूम्स में, रेड वाइन, बेरीज,
बेरीज में मिलेंगे। और ये डाइटरी सोर्स हैं फ्लेवोनॉइड्स के। फ्लेवोनॉइड्स के जो यूज़ हैं दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। और प्लांट्स के लिए क्या यूज है इनका, दे प्रोवाइड कलर टू द प्लांट, एक्चुअली पिगमेंट्स हैं ये। इसके अलावा यूवी रेज से प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका रोल है। दे ऑल्सो इनहिबिट सेल साइकिल एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज केमिकल मैसेंजर। जैसे प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो मैसेंजर्स का काम है वो हॉर्मोन्स और बाकी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स करते हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्लेवोनॉइड्स। और भी होंगे बट फ्लेवोनॉइड्स दे आर एक्टिंग एज केमिकल मैसेंजर्स। ड्रग्स में टेक्सल इज एंटी कैंसर ड्रग फ्रॉम टेक्सस बकेटा। कुनीन एंटी मलेरियल ड्रग फ्रॉम बार्क ऑफ चिनकोना प्लांट। करक्यूमिन हल्दी को कह रहे हैं हम, कलरिंग एजेंट है एंड इट इज ऑल्सो हैविंग एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी। विनब्लास्टिन इज ए एंटी कैंसर ड्रग। अरेस्ट सेल डिवीजन बिकॉज कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जहाँ पर सेल्स बार बार डिवाइड होती रहेंगी। सो विनब्लास्टिन अरेस्ट सेल डिवीजन। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, जैसे रबर जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, लेटेक्स है रबर। गम्स, सेलुलोज, दीज आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस एंड इनका भी अपना इंडस्ट्रियल यूज़ है, बहुत लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। और प्लांट्स में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कोई डायरेक्ट वेल नोन फंक्शन नहीं है। That was all about today's video. Now what I have written for you is keep smiling always, dear students. You have to keep yourself self motivated. आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, हाई नहीं रखना है, बनाए रखना है। और हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ रहना है। कभी भी आपके फेस पर किसी भी तरह की टेंशन नहीं आनी चाहिए। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू स्माइल, ऑलवेज स्माइल, बिकॉज जब आपके फेस पे स्माइल है ओबियसली आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। यू विल पुट मोर एंड मोर एनर्जी टू योर स्टडीज़ एंड विद दिस नॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।